इंग्लिश मीडियम स्कूल शाहदा कक्षा 10वीं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 5 गोवा जैसे मैंने देखा, विनय शर्मा जी लिखित यह पाठ है। इसका भाग ए। लेखक विनय शर्मा जी हमें घर बैठे ही गोवा की सैर के लिए ले जाने वाले। तो गोवा ये जो नाम है आपने सुना है और गोवा के बारे में बहुत सारी जानकारी भी आपके पास होगी। तो गोवा एक भारत का छोटा सा राज्य है और एक कोने में स्थित है, बसा हुआ है। और ये यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक, दुनिया भर के पर्यटक गोवा देखने के लिए आते हैं। ज्यादा से ज्यादा भारत से बाहर के जो पर्यटक है वो गोवा देखना पसंद करते, क्योंकि गोवा को बहुत सारे समुद्र किनारे मिले हुए हैं और इसी के कारण समुद्र किनारों के कारण ही गोवा ज्यादा प्रसिद्ध है। और गोवा की बात अनोखी है, अलग है। गोवा की संस्कृति सबसे अलग है और भारत का एक छोटा सा राज्य होने के बावजूद भी भारत सरकार को ज्यादा से ज्यादा इनकम जो है, आय जो है गोवा से प्राप्त होता है। और इसीलिए लेखक भी गोवा घूमने के लिए गए हैं, विनय शर्मा जी, और वो हमें भी अपने साथ लेकर जाना चाहते। तो हमें भी जब भी हमारा मन करे हमें प्रकृति का आनंद उठाना चाहिए, सैर के लिए जाना चाहिए। जैसे हम हमारे स्कूल में पिकनिक के लिए जाते हैं पर कोरोना की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तो हमें इस पाठ के द्वारा बैठे बैठे ही लेखक जो है गोवा की सैर कराने वाले। जैसे ही हर पाठ हम पढ़ते हैं, प्रवास वर्णनात्मक पाठ है, जैसे ये पाठ हम पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगता है, हमारे मन में ऐसा महसूस होता है, ऐसा फील होता है कि जैसे हम खुद गोवा घूम रहे हैं लेखक के साथ। और यही एहसास कराने वाला एक प्रवास वर्णनात्मक पाठ जो है यह है गोवा जैसे मैंने देखा। तो चलिए आज घर बैठे ही हम गोवा की सैर के लिए विनय शर्मा जी के साथ चलते हैं। गोवा यह नाम सुनते ही सबका मन तरंगायित हो उठता है, और हो भी क्यों न। यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। तो लेखक कह रहे हैं जैसे हम गोवा का नाम सुनते हैं तो हमारा मन तरंगायित होता है। इसका मतलब है तरंगायित होना, एक खुशी की लहर दौड़ना, एक खुशी की लहर दौड़ती है। और हो क्यों ना हमारा मन प्रसन्न हो, क्योंकि यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की आबोहवा, यहाँ का वायु और हवा और यहाँ की जीवन शैली, लाइफस्टाइल, ये सारे आकर्षण के केंद्र बिंदु है। और इसके कारण पर्यटक जो है, टूरिस्ट जो है, अपने आप अट्रैक्ट होते हैं, खुद ब खुद अपने आप गोवा की ओर खींचे चले आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। उनके मन में ये सब सुनने के बाद, देखने के बाद अपने आप गोवा जाने की इच्छा प्रकट होती है और सारे पर्यटक गोवा की ओर अपने आप खींचे जाते हैं। और देश के कोने में स्थित बसा हुआ एक छोटा सा राज्य है गोवा। भारत के कोने में स्थित है, एकदम छोटा सा राज्य है, और परंतु प्रत्येक पर्यटन के दिल की धड़कन है। जो भी टूरिस्ट वहां पे जाता है, जैसे वो गोवा को दिल से चाहने लगता है। दिल की धड़कन है, धड़कने वाला जो दिल है, सब गोवा को पसंद करते हैं। और यही कारण है, शायद इसी कारण यहाँ की जीवन शैली, लाइफस्टाइल, आबोहवा, वायु और यहाँ के समुद्र किनारे वगैरह, तो इसी के कारण लेखक भी गोवा की ओर जाने के लिए आकर्षित हुए हैं और अपने परिवार के साथ वो इंदौर से गोवा पहुंचे। इसका मतलब है लेखक इंदौर के रहने वाले हैं और वहां से वो गोवा पहुंचे। तो वो गोवा से एक्सप्रेस से निकले हुए हैं और खंडवा रुके। खंडवा में उन्होंने अपने साधु साहब, इसका मतलब है कि पत्नी जो होती है उसके बहन के पति को साधु साहब कहते। तो अपने साधु साहब के साथ सहपरिवार, उनका भी परिवार, उनके बहनोई जो है, साधु साहब जो है, उनकी फैमिली और लेखक का परिवार, लेखक की फैमिली, दोनों इकट्ठा गोवा घूमने के लिए जा रहे।
और उनके साथ शामिल हो गए खंडवा में। वो इंदौर से निकले लेखक, एक्सप्रेस से खंडवा रुके, खंडवा में अपने साधु साहब को, अपने उनके परिवार को लिया, पत्नी के बहन के परिवार को, उसके पति को, और उनके साथ वो गोवा के लिए निकले गोवा एक्सप्रेस से। और 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव स्टेशन पर रुकी तो उजास हो चुका था। उजास होना इसका मतलब है उजाला हो चुका था, सुबह हो चुकी थी जब लेखक गोवा पहुंचे। और लेखक पहुंचे तब कहाँ पहुंचे? मडगांव स्टेशन पर। मडगांव स्टेशन पर पहुंचने के बाद सुबह का समय था और एक टैक्सी वाला जो है वो जोर जोर से हॉर्न बजाकर लेखक का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा था। जैसे कि हम कहीं जाते हैं इस स्टेशन पर या बड़े शहरों में, तो जैसे आप स्टेशन पर उतरते हो तो टैक्सी वाले, रिक्शा वाले अपने पीछे लग जाते हैं उनके इस टैक्सी में बैठने के लिए या रिक्शा में बैठने के लिए। वैसे ही ये टैक्सी वाला हॉर्न बजाकर उन्हें इशारा कर रहा था कि वो उनके टैक्सी में बैठ जाए। और उनके साधु साहब, उनका परिवार और लेखक का परिवार अपने सामान सहित उस टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। पतली सी सड़क पर टैक्सी दौड़ रही है। उस समय सुबह का समय है और शीतल हवा की झोंके चल रहे। शीतल इसका मतलब है ठंडी हवा, वातावरण में ठंडक है और ठंडी हवा के झोंके से उनका जो मन है बहुत प्रसन्न हो गया। टैक्सी में बैठे हुए ठंडी हवा उनके बदन को, उनके चेहरे को झूम रही है और उसे उनका मन बहुत प्रसन्न हो गया। और यात्रा की जो थकान थी, रेलवे से उन्होंने जो सफर करके वो आए थे थक कर, वो सारी थकान इस हवा के कारण मिट गई। और वो सोचने लगे, अभी लेखक टैक्सी में बैठे हुए हैं, टैक्सी पे पतली सड़क पर दौड़ रही है और लेखक टैक्सी के अंदर ठंडी हवा का मजा लेते हुए सोच रहे हैं। तो लेखक क्या सोच रहे हैं? तो लेखक सोचने लगे कि पर्यटन का अपना एक अलग ही आनंद होता है। पर्यटन इसका मतलब है घूमना फिरना। और जब हम जीवन में कभी उदास हो जाते हैं, कभी सारी समस्याओं से जूझ रहे हो, अगर हमारे जीवन में कुछ समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कठिनाई हो और हम उसे जूझ रहे हैं, जब लड़ रहे हैं, तो उस समस्या से निजात पाने का, छुटकारा पाने का एक अच्छा तरीका है पर्यटन। लेखक ने कहा है कि हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं है, अगर हम लड़ रहे हैं, हमारा मन अंदर से बहुत उदास हो गया है, उस समय हमें घूमने जाना चाहिए, उस समय हमें पर्यटन के लिए जाना चाहिए। और इसे पर्यटन से दूसरा उपाय नहीं है छुटकारा पाने का, ऐसा लेखक सोचते हैं। और बदलते हुए वातावरण को के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। पर्यटन के दो फायदे उन्होंने बताए हैं कि जब हम पर्यटन के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, जब हमारे समस्याओं से हम लड़ रहे होते हैं, उस समय दो चीजें होती है। एक, हमारा मन जो है तरोताजा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और हमारे शरीर को कुछ देर के लिए विश्राम मिल जाता है, आराम मिल जाता है। इसीलिए हमें पर्यटन के लिए जाना चाहिए, घूमने के लिए जाना चाहिए, ऐसा लेखक कह रहे हैं। 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद टैक्सी दक्षिण की ओर दौड़ने के बाद मडगांव स्टेशन से लेखक टैक्सी में बैठे थे और टैक्सी वहां से निकली और 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर दौड़ी है और वहां से वो पहुंचे हैं कस्बा बेनालियम में। कस्बा बेनालियम एक गोवा का एक एरिया है और वहां पे कस्बा बेनालियम में एक रिसोर्ट के सामने उनकी टैक्सी रुकी है। रिसोर्ट इसका मतलब है रेस्टोरेंट। और वहां पे वो जो रिसोर्ट है उन्होंने पहले ही बुक करके लिया था, क्योंकि हमें गोवा जाने से पहले ही होटल रेस्टोरेंट बुक करके रखना पड़ता है, नहीं तो होटल और रेस्टोरेंट मिलना बहुत कठिन हो जाता है। और इसलिए क्योंकि पर्यटकों की बहुत भीड़ होती है गोवा में, इसीलिए जल्दी से नहीं मिल पाती, इसीलिए पहले से हमें नियोजन करना पड़ता है, पहले से रेस्टोरेंट सूट वगैरह हमें बुक करके रखना पड़ता है। और लेखक ने पहले से बुक करके रखा हुआ था और इसलिए उन्हें पता था, होटल वालों को, रेस्टोरेंट वालों, रिसोर्ट वालों को, कि लेखक और उनके परिवार सहित आने वाले, कितने लोग आने वाले, कितने कमरे उन्होंने बुक किए, सब पता था। इसीलिए उन्हें बिठाया गया, स्वागत कक्ष में बैठे और औपचारिक खाना पूर्ति के बाद औपचारिक दिखावा करने के लिए
खानापूर्ति स्वागत करना। औपचारिक खानापूर्ति के बाद वह अपने अपने सीट में अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। उनकी पत्नी, उनका परिवार, उनके बच्चे, साधु साहब की पत्नी, उनकी साली साहबा और उनके बच्चे सब अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए। अभी लेखक अपने कमरे में, स्यूट के कमरे में है और वह स्यूट के कमरे में बैठकर हमें कुछ बता रहे हैं। वह कह रहे हैं कि गोवा देखने के लिए बाहर जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अभी लेखक जो है वह रिसोर्ट के कमरे में, अपने कमरे में है और वहां से बैठकर हमें कुछ गोवा के बारे में कुछ खास बातें जो है वो बताना चाहते हैं। तो गोवा के बारे में क्या खास बातें लेखक हमें बताना चाहते हैं, देखिए। दरअसल गोवा जो है वह 2 हिस्सों में बांटा गया है। गोवा ये जो राज्य है, जैसे हमारा महाराष्ट्र ये राज्य है, उसी तरह गोवा राज्य जो है 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक उत्तर गोवा जिला और दूसरा जो है दक्षिण गोवा जिला। दोनों को बांटने के बाद इसकी जो राजधानी है, 2 हिस्सों में इसे बांटा गया है और इसकी जो राजधानी है, राजधानी का जो शहर है वह पणजी है। और पणजी ये जो शहर है, राजधानी का शहर जो है मांडवी नदी पर स्थित है। मांडवी नदी वहां से बहती है और उस नदी के किनारे पणजी ये राजधानी का शहर जो है बसा हुआ है। और इस नदी की खासियत ये है कि 12 ही महीने इसमें पानी रहता है, साल भर इसमें पानी रहता है, कभी इसका पानी कम नहीं होता है। और इस तरह बड़ी नदी है, काफी बड़ी है, वर्ष भर इसमें पानी भरा रहता है। फिर भी समुद्र इलाका होने के कारण मौसम में नमी रहती है और उमस तथा नमी बनी रहती है। उमस इसका मतलब है गर्मी और ठंडी दोनों मिक्स होते हैं। उमस, गर्मी बनी रहती है और नमी भी रहती है। शरीर चिपचिपा हो जाता है, यहाँ का जो वातावरण है उसके कारण शरीर चिपचिपा होता है। परंतु लेकिन मुंबई इतना नहीं। जैसे मुंबई भी जो है समुद्र इलाका है, समुद्र किनारे बसी हुई है और वहां अगर आप जाओगे तो वहां का जो वातावरण है, वहां की जो हवा है, उसके कारण हमारे शरीर में एक चिपचिपापन आ जाता है। परंतु गोवा में चिपचिपापन आता है पर मुंबई इतना नहीं, बहुत कम, 20% वगैरह, क्योंकि वहां पे हरितनुमा क्षेत्र है। हरितनुमा, आसपास हरियाली से भरा हुआ है, जंगल है, बड़े पेड़ पौधे हैं और ये क्षेत्र जो है हरितनुमा है। गोवा के आसपास का जो एरिया है पूरी तरह हरियाली से भरा हुआ है। हरितनुमा क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे मुंबई इतनी गर्मी, चिपचिपापन नहीं होता। लेकिन धूप जो है वो बहुत तेज और तीखी होती है, धूप बहुत ज्यादा होती है। गर्मी होती है पर धूप जो है बहुत, भले ही यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का जो परिसर है, यहाँ का जो वातावरण है वो पेड़ पौधों से भरा हुआ है, तो भी धूप बहुत तेज होती है, तीखी होती है। तो ये जो है लेखक होटल के कमरे में बैठकर हमें गोवा के बारे में खास जानकारी दे रहे हैं। कहते हैं अपने कमरे में बैठे हुए हैं और कहते हैं यह तो गोवा जो है बहुत, गोवा जो है अपने खूबसूरत रेतीले तटों के कारण उन्हें खूबसूरत समुद्र किनारा मिला हुआ है, महंगे महंगे होटल से यहाँ पे, तथा उसकी खास जीवन शैली है, लाइफस्टाइल है, उसके कारण लोग जो है गोवा को पहचानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, ये सब होने के बावजूद भी, समुद्र किनारा हो, महंगे होटल है, उसके बावजूद भी गोवा अपने में एक सांस्कृतिक विरासत समेटे हुए है। सांस्कृतिक विरासत जिसका मतलब है पूर्वजों से मिली हुई जो विरासत है, संस्कृति है, उसकी जो कल्चर है उनका, वह आज भी वह समेटे हुए हैं, अपने पास बनाए हुए हैं। तो गोवा की खासियत यह है। अभी लेखक जो है वो अपने कमरे में से बाहर निकल रहे हैं और गोवा देखने के लिए जाने वाले हैं। यहाँ की शाम बड़ी ही अच्छी होती है, चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए चलिए, ऐसा लेखक कहते हैं। और वो कहते हैं चलिए आप भी मेरे साथ चलिए। आप बेनालाइन बीच एक खूबसूरत और शांत जगह है। लेखक जो है बेनालाइन बीच की ओर जा रहे हैं, बेनालाइन बीच देखने के लिए जा रहे हैं और वो हमें कहते हैं आप भी हमारे साथ चलिए। शाम का समय है और दिन भर की थकान और गर्मी के कारण, उमस के कारण सारी थकान मिट जाने के लिए शाम का समय बहुत अच्छा है और ठंडी हवा झूम रही है। वो सड़क पर पैदल निकल चुके हैं
1 किलोमीटर की दूरी पर बेनालाइन बीच वहां से है। बेनालाइन बीच अरब समुद्र के किनारे है और 1 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद भी वो सफर उनसे तय नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा था बहुत दूर है। और फिर क्योंकि उनके मन में अरब समुद्र देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है, अरब समुद्र देखने की जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि बेनालाइन बीच जो है वो अरब समुद्र के किनारे है। और जैसे ही सड़क पीछे छूट गई तो उन्हें अचानक से समुद्र की लहरों की आवाज आने लगी। जैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज आई, सारे दौड़ पड़े और लेखक को समुद्र की लहरें जो है एक रणभेदी की तरह लग रही थी। रणभेदी इसका मतलब है रणांगण में युद्ध करने वाले जो होते हैं, योद्धा होते हैं, उनकी जो आवाजें आती है उनकी तरह लग रही थी। तो सच में समुद्र की जो लहरें होती है उनकी आवाजें उतनी ही भयानक होती हैं। और सारे दौड़ पड़े, सड़क पीछे छूट गई और रेतीले तट शुरू हो गया। सफेद रेती थी और उसमें उनके जो पैर है वो घसे जा रहे थे। भागना मुश्किल हो रहा था, कठिन हो रहा था। पैर उठा उठा कर भाग रहे थे, तो भी ताकत लगाकर पैरों को उठाना पड़ता था और भाग रहे थे। और फिर जैसे ही अरब समुद्र के पास पहुंचे, लेखक जो है अरब समुद्र से लिपट गए। लिपट जाना इसका मतलब है जा मिले। जैसे ही लेखक ने खूबसूरत समुद्र को देखा तो वह जाकर लिपट गए, उससे मिल गए। और उनके जो बच्चे थे और साधु साहब के बच्चे थे वो रेत का घर बनाने में जुट गए। रेत का बच्चे जो है दरअसल समुद्र किनारे जाने पर रेत का घर बनाते हैं और रेत का घर बनाने में जुट गए। जैसे ही लहर आती थी उनका रेत का घर जो है पानी के कारण पानी में गिर जाता था, परंतु बच्चे जो है वह दूसरी लहर आने से पहले एक नया घर बना लेते थे। तो ये बच्चे जो खेल रहे थे घर बनाने का, रेत का घर बनाते, मिट जाता, फिर वापस लहर आती, उसके पहले वो दूसरा घर बना लेते और मिट जाता। ये देखकर लेखक के मन में आशावाद आया और उन्होंने बच्चों से आशावाद सीखा कि कभी भी मनुष्य को आशावादी रहना चाहिए, अपने आप होप्स नहीं खोने चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। अगर मिट जाता है तो वापस बनाना चाहिए। ये बात जो है, ये जो क्रम उनका चल रहा था बच्चों का, ये देखकर उन्होंने बच्चों से सीखा, आशावाद सीखा कि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं। अगर हमारे मन में होप्स हो, आशावाद हो, तो कोई सी भी चीज असंभव नहीं होती, इम्पॉसिबल नहीं होती। इस तरह उन्होंने बच्चों से आशावाद सीखा। और शाम गहराने लगी थी, अंधेरा होने लगा था। शाम गहराना इसका मतलब है डार्कनेस, अंधेरा होने लगा था और वह किनारे बैठ गए, क्योंकि अंधेरे में उन्हें समुद्र किनारे बैठने में मजा आ रहा था। शाम हो गई है, थोड़ा सा अंधेरा है और उस समय वह समुद्र किनारे बैठे। मानो एक लहर आ रही थी और बनने के बाद मिटना ये नियति है और ये जीवन का सत्य है। लेखक ने देखा कि एक लहर जोर से उठती थी और फिर मिट जाती थी और दूसरी लहर उठती थी और मिट जाती थी। तो ये नियति है, प्रकृति है। मिटना, नया कुछ बनना, मिटना, नष्ट होना, नया बनना, ये प्रकृति और ये जीवन का सत्य है। ये सत्यवाद जो है, जीवन का सत्य जो है, लेखक ने इन लहरों से सीखा। आशावाद और जीवन का सत्य कि मनुष्य के मिटने के बाद और नए मनुष्य का जन्म होता ही, प्रकृति का नियम है मिटना और बनना। तो लेखक ने ये सच जो है लहरों से सीखा। अब लेखक जो है समुद्र किनारे बैठे हैं, शाम गहरा गई है, अंधेरा होने में है, तो लेखक ने समुद्र किनारे पर बैठे एक मजेदार दृश्य देखा, उनको देखने के लिए मिला। जैसे ही लहरों की आवाजों के साथ साथ उनके बीच में पक्षियों की टी करने की आवाज भी आती थी। और टी का जो आवाज है, पक्षियों का जो आवाज है, पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते थे। समुद्र किनारे लहरों के ऊपर पक्षी मंडरा रहे थे, इधर से उधर उड़ रहे थे। दरअसल पक्षी लहरों के साथ बहकर आने वाली मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे में मंडरा रहे थे। मंडराना, इधर से उधर घूमना। जैसी लहर आती थी, लहर के साथ मछलियां किनारे पर फेंकी जाती और कुछ मछलियां जैसे ही पानी वापस चला जाता है, मछली किनारे के पास रह जाती, पानी में वापस जाने का प्रयास करती। परंतु इतने में उड़ते हुए पक्षी जब इन मछलियों को देखते थे, उन पर झपट पड़ते थे और उनका शिकार कर लेते। तो इसलिए पक्षी जो है इन लहरों पर, समुद्र की लहरों पर मंडरा
आकर्षित कर रहे थे। तो इस तरह वहां पे कुछ कुत्ते भी किनारे के पास किनारे पर बैठे हुए थे और वह इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें कब मौका मिले और इन पक्षियों को झपट पड़े। जो पक्षी मछली पकड़ने के लिए समुद्र किनारे आते थे शिकार करने के लिए, ये कुत्ते उन पक्षियों पर झपट पड़ते थे, उनका शिकार करने के लिए दौड़ पड़ते थे। परंतु ये जो मौका है कुत्तों को बहुत मुश्किल से हासिल होता था। जैसे ही कुत्ते उन पर झपटते थे, पक्षी टी टी की आवाज कर उड़ जाते थे और उन्हें बहुत ही कम मौका मिलता था। उनके हाथ दरअसल बहुत कम पक्षी लगते थे कुत्तों के हाथ, और ये देखकर सैलानियों का मनोरंजन होता था। सैलानियां इसका मतलब है पर्यटक, और ये दृश्य जो है मछली पकड़ने वाले पक्षी शिकार करने और पक्षी का शिकार करने वाले कुत्ते किनारे पर बैठे, ये सैलानियों का मनोरंजन कर रहे थे, उनका एंटरटेनमेंट कर रहे थे। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, इसका मतलब है कि शाम खत्म हो गई है, रात का समय हो गया है, सूर्य आसमान में से चला गया है और रात हो गई। तो जैसे ही विदा ली इसका मतलब है जुदा होना, और वैसे ही समुद्र जो है उसमें ये जो चंद्रमा की चांदनी है वह नहाकर निकली है, ऐसा सुंदर सा दृश्य लेखक को दिखाई दे रहा है। अभी ये जो सुंदर लगने वाला जो समुद्र है वह रहस्य और भयावह लगने लगा। रहस्य इसका मतलब है काला और भयावह डरावना लगने लगा। तो इस तरह लेखक ने जो है बेनालाइन बीच का आनंद उठाया है सैर का, और हमें भी वो अपने साथ घुमाकर लाए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज गोवा का आधा पार्ट जो है वो देखा हुआ है, आधा हिस्सा। तो इस पार्ट धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट।